ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद एन एग्जांपल प्लीज। ये एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आई जस्ट वांट टू रीइंफोर्स इट। इसलिए हम अपनी सबसे पहली चीज आज के लिए जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी दिस क्वेश्चन। लिखा हुआ है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। एक 2 किलोग्राम्स का ऑब्जेक्ट जाके एक दीवार से टकराता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5। टकराने के बाद वही ऑब्जेक्ट रिबाउंड करता है। रिबाउंड का मतलब है उसी रास्ते पे वापस आ जाता है। उसकी बाद वाली वेलोसिटी है 3.5। प्लीज फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम फॉर मी। जल्दी से कर दें, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करें, शाबाश करें। मीटर पर सकते। हाँ जी, इट्स इजी, पिछली क्लास में भी करके दिखाया आप। बता दो, कर दो जल्दी से। 3.5। अच्छा हुआ ना, फिर हमने एक क्वेश्चन दोबारा करके। राइट वाली वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट वाली वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जाना चाहिए। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राइट वाली को हमेशा पॉजिटिव लेना है। राइट वाली को हम नेगेटिव ले लेते हैं और लेफ्ट वाली को पॉजिटिव ले लेते हैं। इट्स ओके, डजंट मैटर। अब मैंने आपसे कहा चेंज इन मोमेंटम निकाल के दिखाएं। देखें, अपने दिमाग में ओवर एफिशिएंसी मार के कैलकुलेशन करने से बेहतर है कि पेपर के ऊपर एक ही दफा जरा लिख के कर लें तो बेहतर है। यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव दैट वे। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम। अपने आप को आइंस्टाइन साबित करने के लिए ना सब ऐसे मेंटल कैलकुलेशन करते हैं और फिर सारा गलत हो जाता है। खुदा के लिए ना बने, इंसान बन जाए बहुत है। फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा? मैस इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा? मैस इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब देखें, मैस तो था 2 kg। फाइनल फाइनल वेलोसिटी है 3.5। वेलोसिटी की जगह 3.5 आ जाता है। ये माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूला में है। मैस की जगह 2 आएगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह -5। क्या किसी को इससे कोई एतराज है? यू विल बी टेस्टेड ऑन सच अ क्वेश्चन। बहुत दफा पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ले जी, तो आंसर आएगा 2 × 3.5 = 7, -2 × -5 = -10। नेगेटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 17। और क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है, इसका वही यूनिट होना चाहिए जो कि मोमेंटम का होगा। दैट्स गोइंग टू बी केजी, मीटर्स पर सेकंड। जी, किसी एक ने भी 17 नहीं निकाला था। शर्म आती है? क्यों? क्यामत वाले दिन लेना है? चहल आदमी। जब एक बात बता दी गई है तो वो सॉल्व होना चाहिए ना अगली दफा। कीप दैट इन माइंड। आई हैव मेड दिस अ पॉइंट कि इसमें गलती ही ये होती है कि नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं होता। बात बोलते हो ओ सिर्फ एक नेगेटिव की तो गलती है। भाई, गलती चाहे नेगेटिव की हो, पूरे 3 नंबर कट जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कोलिजन लास्ट फॉर 3.2 मिली सेकेंड्स, कैलकुलेट द फोर्स दैट is exerted. G. Such a question can be expected for 2 marks. कैलकुलेटर पे मत करें, लिख के करें। अभी मैं डांट रहा हूं एक बात पे, फिर कैलकुलेटर लेके फिर गलत निकालेगा तू जवाब। जी, collision lasts for 3.2 milliseconds. Calculate the force exerted. इसके लिए एक फॉर्मूला आपकी खिदमत में पेश किया जा चुका पहले कई दफा। आई एम श्योर आपको याद नहीं होगा। ठीक है, या एक ये होगा, ये सोलर वाला भाई इसको याद होगा। अब तूने गलत बोलना, तेरी ऐसी बेइज्जती होगी ना, मजा है। बोल जल्दी से।
ले जी, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल जितनी देर में मोमेंट चेंज इन मोमेंटम कहीं है आपके पास? चेंज इन मोमेंटम पिछले पार्ट में तो निकाला आपने, कितना है? 17। चेंज इन मोमेंटम की जगह 17, टाइम इंटरवल है कहीं? 3.2 मिली सेकेंड्स। तो मिली क्या होता है भाई? हाँ जी, आइंस्टाइन की पालतू बिल्ली, बोल। अच्छा, तो क्या करेंगे मिली की जगह? लेडीज, क्या? ये तुम जान के करती हो या ऐसे ही हो तुम? अभी कौन? 10⁻³ ये सारा कुछ फिर से पढ़ाऊं एक दफा? याद रखो, मिली 10⁻³ ले जी, आपकी क्लास में देखना पड़ता है कौन सबसे कम गलत जवाब दे रहा है। जो गलत तो सभी देते हैं। व्हाट इज द आंसर जी? प्लीज, अब कैलकुलेटर पकड़ के सॉल्व करके आंसर बताना है। फिर से, 5312, 5312.5, ओके, 5313 न्यूटन का जवाब होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट टिपिकल सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन जो मोमेंटम के सवालों में से पूछा जाता है। इसके अलावा एक और होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि पहले डिस्कस हो चुका है। बस ये तीन ही चीजें पूछी जाती है फ्रॉम मोमेंटम जनरली। ओके जी, डजंट मैटर। अगर ये, जैसे मैंने यहाँ पर राइट वाली वेलोसिटी को नेगेटिव लिया था, लेफ्ट वाली को पॉजिटिव लिया था, ये ना मैंने एक चालाकी की थी बड़ी जल्दी से। वो इसलिए, वो ये कि मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हम राइट वाले को पॉजिटिव ले लें, लेफ्ट वाले को नेगेटिव ले लें, तो हमारा आंसर आएगा -17। -17 वुड इंडिकेट दैट द फोर्स इज एक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि मैंने ये डिस्क्राइब किया भाई, राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। तो फिर जो आंसर आया अगर वो नेगेटिव होगा, दैट वुड इंडिकेट लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही है। नहीं, इसमें ना यूजुअली क्वेश्चंस में एग्जामिनर कहेगा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो -17 हो या +17 हो, मैग्नीट्यूड तो 17 ही रहेगा ना। एग्जामिनर ऐसे केसेस में ना ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख देता है मार्किंग स्कीम में, मतलब ये हो ना हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई होप दैट्स क्लियर एवरीबॉडी। इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकेंगे चेंज इन मोमेंटम और फोर्स वाला? हो सकेगा? चलो अभी 10 मिनट बाद देखते हैं। लेट्स मूव ऑन। आज के लिए जो अगली चीज हमारे सिलेबस में है वो है गैस लॉज। गैस लॉज के नाम पता होना जरूरी नहीं है। जैसे एक चार्ल्स लॉ है, कोई एक बॉयल्स लॉ है, नाम ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं। मैं आपको एक इक्वेशन बताने लगा हूं यहाँ पर। वो इक्वेशन डायरेक्टली आपके सिलेबस में रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उस इक्वेशन से बनने वाले रिलेशनशिप हमारे सिलेबस में रेलिवेंट है। दिस इज कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से आप खुदा न खास्ता ए लेवल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इस फॉर्मूला को अगर याद कर लें तो बेहतर होगा। इसमें से यू मेक 3 रिलेशनशिप्स। वो 3 रिलेशनशिप्स क्या है मैं अभी आपके लिए डिस्कस करता हूं। आप मुझे बता सकते हैं इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें से एक ये जो के है ना, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। दैट मींस इस के की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ये जो पी है, अभी क्या है ये पी? प्रेशर है, गैस का प्रेशर इन पास्कल्स। वी क्या है? वी है वॉल्यूम।
velocity is small v, capital V is volume of a gas. इसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर क्यूब. What is this T? T is capital T is called temperature. टेम्परेचर. टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है कैल्विन्स. कैल्विन्स. ले जी, आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चलते हैं. प्रेशर is directly proportional to temperature if V is constant. दूसरा है V is directly proportional to temperature if P is constant. आपको पता है जब रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल एक वक्त में कंसिडर किए जाते हैं. उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल्स हो तो वो कांस्टेंट समझे जाते हैं. जैसे मैं अगर प्रेशर और टेम्परेचर का ताल्लुक या रिलेशनशिप देखूं तो फिर V को कांस्टेंट अज्यूम करना चाहिए. या आपने मैथ की D2 है शायद तो उसमें पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ते हैं. फिर एक तीसरा रिलेशनशिप ये भी बन सकता है जी. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टी इज कांस्टेंट. जरा जल्दी से इन तीनों चीजों को लिखें, फिर वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. ओके, डन. सबसे पहले देखते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसका क्या मतलब है जी? इसका सिंपल सा मतलब ये है, हॉटर गैसेस अप्लाई मोर प्रेशर. मतलब एक गैस को आप जितना ज्यादा हीट अप कर देंगे वो उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी. आपको याद है पिछली क्लास में आपको बताया गया है कि हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर. अब से रिक्वेस्ट ये है कि आपस में गुफ्तगू ना फरमाएं. नहीं तो मुझे भी पता, मुझे बड़ा शौक है दो लड़कियां आपस में क्या बातें कर रही हैं सुनने का बड़ा शौक है. पता नहीं है. हाँ, अब बताओ. अच्छा, हॉटर गैसेस विल अप्लाई मोर प्रेशर. व्हाई? चलो अब ये भतीजी से पूछते हैं अपनी जी. जवाब दें अपनी फुफो को. वाई? प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? वाई? हायर काइनेटिक एनर्जी विल अप्लाई मोर प्रेशर. वाई? You missed something that I told you in the last. You missed something that I told you in the last class at the end. ये मुझे एक बात बताओ, ये मैंने यहाँ मोमेंटम वाला सवाल क्यों करवाया था? अच्छा, पिछली क्लास में थी आप? उन्हें आप पिछली क्लास में भी जल्दी चले गए थे. हाँ, सही सही सही. अरे चलो भाई, होता ही है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. बिल्कुल ठीक है. जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जब बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो टकरा के वापस आएगा उतना ही ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा. क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी आती है ना, राइट की तरफ वेलोसिटी टकराने के बाद लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी. चेंज इन मोमेंटम विल बी हायर अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो. जब चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होता है तो फोर्स भी ज्यादा होती है. जब फोर्स ज्यादा होती है तो प्रेशर ज्यादा होता है. पिछली क्लास मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि हाउ डज चेंज इन मोमेंटम कॉज प्रेशर, बताया था. आज मैं ये बता रहा हूँ कि हायर टेम्परेचर पे हायर काइनेटिक एनर्जीज विल कॉज हायर चेंज इन मोमेंटम. सो हायर फोर्स विल बी एक्सर्टेड, हायर प्रेशर विल बी अप्लाइड. ठीक है जी. चलें जरा इसका जवाब लिख के देखते हैं. क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर. ये लिखा हुआ है.
Why? Higher temperature causes faster movement. ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं, हायर के ई, दिस कॉजेज हायर change in momentum, higher delta P causes more force, so higher pressure. ले जी, 3 मार्क्स के लिए जरा ये 3 बातें अपने नोट्स में शामिल कर लें। अच्छा, अगली बात, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। ऐसा क्यों हो सकता है? Hotter gases have more volumes at same pressures. Why? When a gas is heated, molecules या particles gain energy and move away from each other, thus occupying more space. So volume increases. When a gas is heated, molecules या particles gain energy and move away from each other. हीट एब्जॉर्ब करने पर मॉलिक्यूल्स का अपना साइज नहीं बढ़ता, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिस वजह से उस ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स का साइज नहीं बढ़ता। ये पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन के दौरान क्या होता है, तो ये होता है कि मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स का अपना साइज नहीं बढ़ता। ये जो आखिरी वाला रेड से लिखा हुआ है मैंने, दिस इज कॉल्ड, ऐसी आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, दैट्स कॉल्ड द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ तो ये बताता है कि अगर किसी गैस का प्रेशर हम बढ़ाएं तो उसकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, शर्त यह है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसके साथ एक एक्स्ट्रा बात छोटी सी लिख रहा हूं, सिर्फ टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, मैस का भी कांस्टेंट होना जरूरी है। सिर्फ तब ऐसा ट्रू होगा, हायर प्रेशर पे अगर किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएं तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाए। नहीं, अगर गैस का कंटेनर लीक हो जाए तो, आपको मैंने यहाँ पर एक बात नहीं बताई, इस के अंदर स्मॉल एन और आर भी आता है। ये जो स्मॉल एन है ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स है, तो अगर गैस का कंटेनर लीक हो जाए तो फिर मोल्स या मास कम हो जाएगा ना, अब एक्स्ट्रा था इसलिए नहीं। ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप्स हमें याद करने हैं, बहुत बहुत जरूरी है। आपको एक खूबसूरत सी बात यहाँ बताने लगे, आपको नहीं लगेगी खूबसूरत भारत, P is inversely proportional to volume.
ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो इक्वल टू आ जाता है और साथ एक कांस्टेंट के आता है या नहीं आता है? ओके, P इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय V। ये V यहां जाके P से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस बिकम्स PV इक्वल्स टू K। मेरे पास, इमेजिन करें जी, एक मिनट दे दीजिए। ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने एक ढक्कन या लिड लगाया है। इसके अंदर मेरे पास एक गैस मौजूद है। इस गैस का एक प्रेशर है P1 और इस गैस की एक वॉल्यूम है V1। अगर मैं इसकी वॉल्यूम को कम कर दूं तो इस ढक्कन को यहां से पुश करके मैं नीचे ले आता हूं, तो अब गैस के पास उतनी वॉल्यूम नहीं है ना जितनी पहले अवेलेबल थी। अब गैस की वॉल्यूम हो जाएगी V2। हाउ विल प्रेशर इंक्रीज? कैसे बढ़ेगा प्रेशर? टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा है ऊपर हमने, ये रहा, 50 इज कांस्टेंट। प्रेशर क्यों बढ़ेगा, यही तो सवाल है। जब वॉल्यूम कम होगी तो पर गैस पार्टिकल्स की कोलिजन्स। हुआ ये है कि जब मैंने इस पिस्टन को, इस ढक्कन को नीचे पुश कर दिया ना, तो अब गैस के पास उतना एरिया अवेलेबल नहीं है। द एरिया इज रिड्यूस्ड। पार्टिकल्स की मूवमेंट की स्पीड उतनी है जितनी पहले थी, बिकॉज वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है पार्टिकल्स की स्पीड नहीं बढ़ सकती। लेकिन अब चूंकि जगह थोड़ी है, नाउ देयर विल बी मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। मोर फ्रीक्वेंट का मतलब क्या है? एक स्पेस में, एक एरिया पे अगर पहले 10 कोलिजन हो रही थी, अब मॉलिक्यूल्स 10 के कंपैरिजन में ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स उससे कोलाइड करेंगे, क्योंकि अब जगह कम है ना। अगर एक बड़े कमरे में 10 लोग बैठे हों और मैं उनसे कहूँ रैंडमली मूव करें, तो उनकी टकराने के चांसेस कम है। लेकिन अगर एक छोटे कमरे में 10 लोगों को डाल दिया जाए, देयर इज अ ग्रेटर चांस दैट दे विल कोलाइड विद ईच अदर। सो इन दिस केस, जब इसकी वॉल्यूम V2 हमने कम कर दी है, आपको याद है प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। इन दिस केस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने से प्रेशर पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का इफेक्ट होता है। तो जब एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। दैट इज व्हाई व्हेन वॉल्यूम V2 हैज बीन रिड्यूस्ड, व्हाट विल हैपन टू प्रेशर P2? इट विल इंक्रीज। तो मैं ये जो P1 V1 इक्वल टू के लिखा था, इसके साथ P2 V2 इक्वल्स टू के लिखे, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। यहां से P1 और V1, P2 और V2 को इक्वेट करके ये इक्वेशन बना सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। दैट्स एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट्स हाउ इट वाज फॉर्म्ड। जी, सिर्फ तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ हाँ, इसीलिए ना, इसीलिए हमने ये लिमिटेशन साथ लगाई है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T सिर्फ तब होगा जब V कांस्टेंट है, अदरवाइज नहीं। यानी आप एक वक्त में सिर्फ दो वेरिएबल्स का रिलेशन देख सकते हैं। तीसरे वाले को अगर लेके आएंगे तो कुछ मुश्किल हो जाएगी। वो आप A2 में जाके सीखेंगे, अभी नहीं मैं बताना चाहता। राइट? इस वक्त सिर्फ एक वेरिएबल का रिलेशन एक के साथ देखना है। उसके साथ तीसरा लेके आओगी तो फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कंसिडर ओनली टू वेरिएबल्स एट अ टाइम। ये सिर्फ तब ही ट्रू है कि अगर टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस ना किया जाए, उसको कांस्टेंट रखा। मसला ये है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर लेवल राइट। सो इसलिए एग्जामिनर विल नॉट चार्ज यू फॉर दिस। ओके, इस कॉम्प्लिकेशन के बारे में सवाल ही नहीं पूछा जाए। आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो मैंने एक इक्वेशन आपको यहां बनाकर दिखाई, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, जिससे आप सब वाकिफ होंगे। जरा मेरे लिए क्वेश्चन करके दिखाइएगा प्लीज। ये क्वेश्चन मेरे ओ लेवल में आया था, इतना पुराना है।
कायदे आजम मेरी साथ वाली सीट पे बैठे हुए थे। लो भाई, ये है सी बेड। ये एक मछली है। इस मछली ने यहां से एक एयर बबल इमिट किया। एयर बबल। एयर बबल के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर है 5 × 10⁵ और इसकी वॉल्यूम है 3 cm3। माई क्वेश्चन इज, एज दिस बबल राइजेस, ऊपर जाएगा ये बबल, यहां पहुंचकर इस बबल का प्रेशर P2 हो जाता है 1 × 10⁵ मुझे बताएं इसकी वॉल्यूम V2 कितनी होगी। वेरी इजी क्वेश्चन, इसके बाद एक मुश्किल भी दिखाऊंगा, तो करो ना। मैं बताता हूँ, अभी पहले जो आपको समझ आता है वो आप करें, फिर मैं बताता हूँ। अरे, कितना आसान है। कुछ मुश्किल है। जी, आप बताएं। आपकी मर्जी है। हाँ, जल्दी हो सकता है, मुझे नहीं पता। इतना शक क्यों तो मैं अपनी कैलकुलेशन पे, कैलकुलेटर पे किया है ना। सबक नहीं सीखा। लो भाई, P1V1 = P2V2। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिएगा। P1 की जगह है 5 × 10⁵ V1 की जगह पर 3, P2 की जगह 1 × 10⁵ और वॉल्यूम की जगह V2। सवाल ये पैदा होता है कि सर ये 3 तो सेंटीमीटर क्यूब है, आपने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। ये बात इस वक्त आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, सुनिए। क्योंकि दोनों साइड्स पे वॉल्यूम्स मौजूद हैं। अगर मैं इसको 3 सेंटीमीटर क्यूब में ही रखूं तो यहां पर जो V2 का आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, कन्वर्ट कर, तो कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 के क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर राइट साइड पे जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। ये 100 के क्यूब से क्यों किया है ना। आ रहा है ध्यान में। पूछे तो पीछे वाले को क्या है, क्लास में अकेला तू नहीं बैठा हुआ। क्या बात है, खाला जी छा गई है। देखें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, यानी 100 का भी स्क्वायर, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। और 1 मीटर क्यूब में 100 सेंटीमीटर का क्यूब लिया जाना है। 100 का भी क्यूब और सेंटीमीटर का भी क्यूब, क्योंकि 3 दफा मल्टीप्लाई हो रही है लेंथ, इसलिए। और फिर ये चूंकि सेंटीमीटर क्यूब में था, मीटर क्यूब में जाने के लिए यू हैव टू डिवाइड, छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। ओके, डू नॉट फॉरगेट दिस। A2 के बच्चों की गलतियां हैं, आप ना कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। जी जी, क्यों नहीं। अच्छा, इधर नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, हम इसको कन्वर्ट नहीं करते तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 15 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू V2। ये तो आसान वाला क्वेश्चन था। अब एक मुश्किल सवाल आपको दिखाता हूँ। एज अ स्टूडेंट मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मेरा गलत हुआ था। मैं चाहता हूं कि आपकी गलती ना। देखिएगा, मेरे पास ये एक कंटेनर है। जी, MCQ का सवाल था ये। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक वाल्व लगाया है हमने, नल का टैप। इस कंटेनर की वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब
और इस कंटेनर की वॉल्यूम है 300 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आप मेरे साथ हैं? और ये सील्ड कंटेनर है, इसमें से कोई लीकेज का चांस नहीं। इस कंटेनर के अंदर एक गैस है, उसका प्रेशर है 5.8 × 10⁵ आपसे कहते हैं when the valve is opened, calculate the new pressure of gas flowing। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। नहीं देनी यार, नहीं याद। चलो शाबाश, ये मुझे दे, तो मैं आग लगाऊं। जी लेडीज। कैसे? हाँ, सवाल पूछा कैलकुलेट द न्यू प्रेशर ऑफ गैस। जब ये वॉल्व खोल दिया हमने, तो फिर गैस का नया प्रेशर निकाल के देखो। आई वांट टू सी एवरीबॉडी राइटिंग। कुछ नहीं होता, तो समझ आता। गुनाह होना चाहिए। ले जी, मैं आपके लिए अर्ज कर दूं। देखें, इस वक्त ये गैस सिर्फ इस 200 सेंटीमीटर क्यूब वाले कंटेनर में मौजूद है, राइट। दैट मींस V1 इनिशियल वॉल्यूम है 200, और इनिशियल प्रेशर है 5.8 × 10⁵ जब आप इस वाल्व को खोल देंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि बगैर किसी वजह के सारी गैस दूसरे कंटेनर में चली जाएगी। जब वाल्व को खोल दिया, the gas has to occupy the entire volume that is available। जब वाल्व को खोल दिया, तो फिर टोटल कितनी, वो दोनों कंटेनर्स अवेलेबल होंगे ना गैस को। तो फिर 200 ये वाला, 300 वो वाला, तो टोटल वॉल्यूम बाद वाली क्या होगी गैस की? 500। दैट्स ग्रेट। V2 will be equals to 500, not 300। So P1 V1 equals to P2 V2। पहले वाला प्रेशर है 5.8 × 10⁵, पहले वाली वॉल्यूम है 200। बाद वाला प्रेशर है वो निकालना है, बाद वाली वॉल्यूम है 500, not 300। That's the mistake you people were making. I made the same mistake. It's okay. The first time it was okay, but now I have told you। ये बात आपको जहन में रखनी है, because that's one of those tricky questions that will determine whether you get an A or an A star in this component। हर पेपर के अंदर जो 40 एमसीक्यूज होते हैं, उनमें से 5 या 7 सवाल ऐसे होते हैं जो कि ग्रेड चेंजिंग होते हैं। इफ यू गेट दोस राइट, योर ग्रेड गेट्स चेंज फ्रॉम A to A star। ये कोई बड़ी बात नहीं, हमने देखा होगा कहीं, तुक्का लग गया होगा, इसलिए इंप्रेस होने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द आंसर?
मुझे बोलो। 2320, ये 3 0 है। ओके, पास्कल्स P2, 1 2 3 4 5, दैट मेक्स इट 2.32 इंटू 10⁵ पास्कल्स। आई होप आप मेरे साथ हैं सारे। ठीक हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, जल्दी से मैंने कुछ चीजें और लिस्ट डाउन की हुई हैं, इनको डिस्कस करते चलते। वी हैव फ्यू मिनट्स रिमेनिंग। थर्मल एक्सपेंशन इनडायरेक्टली तो डिस्कस हो ही चुकी है। थर्मल एक्सपेंशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? व्हेन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू absorption of thermal energy. That's going to be the definition of thermal expansion. Mechanism भी indirectly discuss हो चुका है. When molecules absorb heat, they move away from each other due to faster motion या फिर higher kinetic energy. जल्दी से थर्मल एक्सपेंशन की यूजफुल सिचुएशन भी डिस्कस करते हैं। लिख लें, 1 मिनट ले लें पहले, जो लोग लिख रहे हैं जल्दी से लिखें। ओके, थर्मल एक्सपेंशन की तरह यूजफुल सिचुएशन सोच के बताएं। कभी ना कभी आपने सीखी होंगी, पढ़ी होंगी। यूजफुल, रेलवे ट्रैक्स अगर एक्सपैंड कर गए तो वो तो टूट जाएंगे, ये तो क्या कहते हैं उनको? ओके, रिवेट्स। आईफल टावर गए बहरिया वाला, उसपे आपने ऐसे छोटे छोटे गोल गोल देखे, वो मेटल प्लेट्स को जोड़े रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक? कैसे? ये एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, इसमें उस रिवेट को हीट करके इसके अंदर हैमर किया जाता है मेटल प्लेट्स को। इस डालते हैं, दूसरी साइड से इसको हैमर कर देते हैं, तो ये ऐसे एक स्टब बन जाता है। फिर जब ये कूल डाउन होता है तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों मेटल प्लेट्स को बड़ी टाइटली अपने पास जोड़ लेता है, पकड़ के रखता है। इसके अलावा, चलो यार पढ़ा हुआ है, यार रिवाइज करने आया, हर चीज डिटेल से नहीं हो सकती। बताओ। यूजफुल, वो तो सिचुएशन है जिनमें डेंजरस है। अगर हीट की वजह से वायर एक्सपैंड कर गई तो वो सैग कर जाएगी, तो वो डेंजरस होगा, तो भैंस फंस जाएगी उसमें जाके। क्या होते हैं? तो वो तो जोड़ने के लिए यूज होगा ना इवेंचुअली। ये बात भी पहले हो चुकी है। थर्मोमीटर, एक दफा बताता हूँ आपको क्या होता है। थर्मोमीटर इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसके अंदर एक पतली सी ट्यूब होती है, और इस ट्यूब के एंड पे ये रेजर वायर होता है। इस रेजर वायर के अंदर एक खास तरह का लिक्विड होता है। वो मरकरी भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। जब इस लिक्विड को साइडों से हीट एनर्जी मिलती है तो ये मरकरी इस खाली ट्यूब के अंदर आगे की तरफ एक्सपैंड करता है, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा, हाँ बोलो। आयरन स्प्री, क्या लगा होता है उसको, क्या कहते हैं?
हाँ बोलो ना। स्त्री में लगता है। हाँ बाय क्या? हाँ शाबाश। बाय मेटालिक स्ट्रिप। बाय मेटालिक स्ट्रिप। बाय स्टैंड्स फॉर टू एंड मेटालिक मींस कोर्स मेटल्स। हमारे पास दो मेटल्स की स्ट्रिप्स होती हैं जिनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। This one is metal 1 and this one is metal 2। इनमें से एक मेटल कोई सा भी हो सकता है that expands more than the other। कोई सा metal 1 या metal 2 whatever expands more and this one expands less। अगर हम हीट प्रोवाइड करें, हीटेड, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप को जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो जिस साइड वाला मेटल ज्यादा एक्सपेंशन शो करता है ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप उस तरफ बेंड हो जाती है। मेटल 1 एक्सपैंड्स मोर, इसलिए ये वाली बायोमेटेलिक स्ट्रिप ऊपर की तरफ बेंड हुई क्योंकि उस तरफ ज्यादा एक्सपेंशन वाला मेटल मौजूद है। अगर हीट की बजाय कूल कर दें, मैं कहता हूं नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट्स मोर। अगर हम हीट करने की बजाय इन स्ट्रिप्स को कूल कर दें तो क्या होगा? फिर ये नीचे की तरफ बेंड होंगी कुछ इस तरीके से। अगर ये शेप कुछ ऐसी बनी हुई हो, कहीं से नीचे कहीं से ऊपर बेंडिंग हो रही हो, ऐसे केस में अनइवन हीटिंग हुई थी। अनइवन हीटिंग, कहीं से उसको हमने हीट ज्यादा प्रोवाइड कर दी थी, कहीं से हीट कम प्रोवाइड की थी। बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज यूज्ड इन अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट्स क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो ज्यादा हीट अप होने पे बंद हो जाती हैं, उनमें थर्मोस्टैट्स लगाए जाते थे। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं इधर ही हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स यू कैन कम अप टू मी एंड टॉक टू मी।